फ्रेंड्स, आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक शासक था, इसका शासनकाल रहा 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न नामों से संबोधित किया है। स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने उसे सेंड्रोकूटस कहा है। वहीं एपियन और प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकूटस कहा है। फिलार्कस ने सेंड्रोकोप्टस का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के अगर हम वंश की बात करें तो वंशोत्पत्ति की बात करें तो विभिन्न ग्रंथों में उसे अलग अलग वंश से संबोधित किया है। पुराणों में जहाँ उसे शूद्र वंश से संबंधित बताया है, वहीं जैन और बौद्ध ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश से संबंधित बताते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य शूरवीर, प्रतिभावान और महत्वाकांक्षी युवक था और चाणक्य के सहयोग से नंद वंश को उखाड़कर उसने मौर्य वंश को स्थापित किया था। वो मौर्य वंश जिसके अधीन भारत को राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता प्राप्त हुई। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का पूरा सहयोग मिला। चाणक्य के सहयोग से उसने सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत के पंजाब और सिंध क्षेत्र को विजयी किया और उसके बाद उसने मगध पर विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में शासक बन गया था और उसके पश्चात उसने पंजाब, सिंध आदि क्षेत्रों को जीतने के बाद मगध को जीता और चाणक्य ने नंदों का विनाश करवाकर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के राज सिंहासन पर बिठाया। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेल्यूकस पराजित हुआ और उसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली, जिसके अनुसार एरिया, अराकोसिया, परपनस्टाय, जेड्रोसिया आदि प्रदेश उसने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। चंद्रगुप्त ने इसके बदले सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किए और संधि को और अधिक सुदृढ़ और स्थायी बनाने के लिए सेल्यूकस ने अपनी कन्या हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। साथ ही सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। इस युद्ध के पश्चात भारतीय साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी के आगे बढ़कर हिंदू कुश तक पहुंच गई और भारत के इस साम्राज्य की यह एक वैज्ञानिक सीमा बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत की विजय प्राप्त की और उसे महावंश की टीका में उसे सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया गया है। वहीं मुद्रा राक्षस में उसे उसका जो साम्राज्य है वो कर्नाटक तक विस्तृत बताया है। कश्मीर, काठियावाड़, पश्चिमी भारत आदि क्षेत्रों को उसके साम्राज्य के अंतर्गत बताया है।
तो चंद्रगुप्त मौर्य वह पहला शासक था जिसने भारत में राजनीतिक एकता को स्थापित किया। उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, उस मौर्य साम्राज्य की जिसने भारत को एक अच्छा प्रशासन दिया, कई महत्वपूर्ण शासक प्रदान किए। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदू कुश पर्वतमाला से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्षिण में उत्तरी मैसूर तक विस्तृत था। इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, नेपाल, गंगा यमुना का दोआब, मगध, बंगाल, मालवा, गुजरात और उत्तरी मैसूर तक का विस्तृत भूभाग सम्मिलित था। हम कहें कि वह सही अर्थों में संपूर्ण भारतीय साम्राज्य का सम्राट बना तो ये गलत नहीं होगा। अगर हम चंद्रगुप्त के धर्म की बात करें तो जैन ग्रंथ यह बतलाते हैं कि अपने अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के मूल्यांकन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य एक धैर्यवान, आत्मविश्वासी, दृढ़ निश्चयी, वीर, साहसी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अपने विषयों के द्वारा भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम एक अखिल भारतीय साम्राज्य की नींव डाली। वह एक कुशली सैनिक, योद्धा और सेनानायक भी था। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा ने उसे युद्ध नीति और व्यूह रचना का विशेषज्ञ बना दिया था। उसने मगध के शक्ति संपन्न नंदों को विनाश करने में सफलता हासिल की। उसमें कुशल प्रशासक के भी सभी गुण विद्यमान थे। उसने न केवल एक मौर्य साम्राज्य को एक अच्छा प्रशासन दिया, भारत को एक अच्छा प्रशासन दिया, एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, साथ ही उसने एक सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था को भी स्थापित किया। उसकी इसी सुव्यवस्थित शासन पद्धति के कारण उसके साम्राज्य में शांति कायम रही। चंद्रगुप्त मौर्य विद्यानुरागी और कला प्रेमी भी था। मेगास्थनीज ने उसके राजमहलों का जो विवरण दिया है उससे इस बात की पुष्टि होती है कि वह सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। उसमें धर्म सहिष्णुता की भावना थी। यूनानी राजकन्या के साथ उसका विवाह करना इस बात का प्रमाण है। अपने इन्हीं गुणों के कारण उसने भारतीय इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है और उसकी गणना भारत के योग्यतम शासकों में की जाती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।